हेलो रोहन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्किल्स। आज के सेशन में हम लोग पीजीसीएल 2021 डिप्लोमा ट्रेन इलेक्ट्रिकल के लिए नए पैटर्न पे आधारित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारा 5th नंबर का कॉन्सिक्यूटिव सेशन है। हमने मॉडल क्वेश्चन पेपर सीरीज शुरू की थी। स्पेसिफिकली जो डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए पीजीसीएल ने वैकेंसी है, सभी रीजन के लिए ये अप्लीकेबल रहेगा। तो गाइस, आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। आपको पता होगा हमारे नए चैनल कोचिफाई पे, ठीक है, हमने नॉन टेक्निकल के जो 50 क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं पीजीसीएल में, उसका एक सेशन हमने कंप्लीटली अपलोड कर दिया है। इसमें आपको 20 एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस मिलेंगे, रीजनिंग के 15 क्वेश्चंस प्लस इंग्लिश के 15। जो आपको पैटर्न है, एग्जामिनेशन पैटर्न, वहाँ पे आपको पता है 50 मार्क्स के आपके आउट ऑफ लाइक 170 क्वेश्चंस आपको नॉन टेक्निकल में से पूछे जाते हैं। और आपके आने वाले एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हमने प्रायोरिटी बेसिस पे इसको आपके लिए स्पेसिफिकली बनाया है। तो इस सेशन को आपको जाके देखना होगा। यहाँ पे आई बटन पे आपको लिंक पॉपअप हो जाएगा अभी, या फिर उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देता हूँ। काफ़ी सारे स्टूडेंट ने कल ही इसको अच्छी तरीके से देख लिया। अगर आपने मिस कर दिया होगा उसको तो प्लीज़ जाके देखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप के एप्टीट्यूड के स्पेसिफिकली क्वेश्चन हमने वहाँ पे डिस्कस किए, साथ साथ रीजनिंग के और इंग्लिश के भी वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और ये सभी रीजन के लिए एप्लीकेबल है, तो आपको देखना होगा। एंड इफ़ दिस सेशन इज वॉचिंग सिविल पीपल एज वेल, तो ये उनके लिए भी काम में रहने वाला है। अगर आपके एस्पिरेंट जो फ्रेंड्स सिविल इंजीनियरिंग के लिए भी एस्पायर कर रहे होंगे पीजीसीएल के लिए, तो आप उनको भी ये शेयर कर सकते हो गाइस, ठीक है। इसके पहले के जो मैंने आपको बताया था 2021 में जो पेपर हुआ था, ठीक है, पीजीसीएल NR1 का, ठीक है, उसमें अपने एप्टीट्यूड क्वेश्चंस के काफ़ी मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस आपको पूछे गए थे। इसका सेशन जो 17 दिसंबर 2020 को हुआ, उसका भी सेशन हमने कोचिफाई चैनल पे अपलोड कर दिया, जाके देखना होगा। और जो आपको इलेक्ट्रिकल के 120 क्वेश्चन है, इसकी प्लेलिस्ट भी मैंने बना के रखी है, आपको यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से 40, 41 से 80 और 81 से 120 भी बनाया हुआ है। वो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देता हूँ। साथ साथ प्रीवियस सेशंस भी आपको जाके देखना होगा, जो यहाँ पे स्क्रीन पे मेंशन कर रहा हूँ। प्रीवियस सेशन में मैंने आपको जो क्वेश्चन पूछा था, फिलहाल हम लोग उसका आंसर देख लेते। और 20 kVA 220 by 110 वोल्ट सिंगल फेज ट्रांसफार्मर विद 9% इम्पीडेंस ड्रॉज अ स्टेडी स्टेट शॉर्ट सर्किट करंट ऑफ व्हाट, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। तो ठीक है, तो शॉर्ट सर्किट करंट का इसका वैल्यू आता है 1010 एम्पियर, दैट मीन्स 1010 एम्पियर आता है, ठीक है। तो ये हमारा कुछ स्टेडी स्टेट शॉर्ट सर्किट करंट हम लोग किस तरीके से निकालते हैं, 1 अपॉन पर यूनिट इम्पीडेंस, ठीक है। तो ये अराउंड 1 अपॉन 0.09 मल्टीप्लाइड बाय हम लोग 20 to 10⁻³ अपॉन 220, इस तरीके से इसका वैल्यू आ जाता है 1010 एम्पियर। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दिया उन टॉप 10 स्टूडेंट्स के नाम है मिस्टर RS जी, अलेश कुमार, रितेश संसोरे, सोनू प्रकाश, रोनी ठाकुर, राजेश यादव, मकवाना सतीश, वीरू कुमार, गौरव कुमार एंड मिस्टर अफानिक। सो शॉर्ट आउट टू यू गाइस, यू द टॉप 10 स्टूडेंट जिन्होंने इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट किया है। और अगर आप भी चाहते हो कि आपका नाम मैं मेरा नेक्स्ट सेशन में लूँ, सेशन को एंड तक देखना होगा। सेशन के एंड में जो भी मैंने आपको क्वेश्चन पूछा है, उसका आपको करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा, ठीक है। आई हैव रिसीव्ड मोर देन 40+ कमेंट इन द प्रीवियस सेशन, जो मैंने पीजीसीएल का कल ही सेशन लिया था। तो आपको ध्यान में रखना होगा, आपको क्विकली इस टॉप 10 स्टूडेंट्स में आना होगा अगर आप चाहते हो कि आपका नाम है मेरे नेक्स्ट सेशन में लूँ तो, ठीक है। तो गाइस, हम लोग आज के सेशन को शुरू करते हैं। इसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, काफ़ी सारे स्टूडेंट ने ये जो हमने ऑल इंडिया मॉक टेस्ट आपके लिए लॉन्च की थी, वो अवेल कर लिए। काफ़ी अच्छी तरीके से उसका रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है, ठीक है। इसमें कंप्लीटली 170 क्वेश्चन नए पैटर्न के ऊपर, 50 क्वेश्चन उसमें नॉन टेक्निकल के भी इंक्लूड करके आपके लिए सिर्फ 15 रुपीज़ में हमारे चैनल का जो ऑफिशियल एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग MCQs का, वहाँ पे आपको अपलोड करा दिया। इसकी वैलिडिटी भी काफ़ी अच्छी है और इसको आप एज अ रेफरेंस करके भी यूज़ करते हैं, क्योंकि आपको पता होगा इसमें मैंने चार्ट्स और बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे इंग्लिश से लेके हो गया नॉन टेक्निकल, ईच एंड एवरी स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन मैंने आपको वहाँ पे प्रोवाइड किया है। तो आप जाके देखना होगा, इसको अटेम्प्ट करके सिर्फ 15 रुपीज़ का वन टाइम वहाँ पे आपको परचेस करना होगा। और आप इसको एक मॉक टेस्ट को आप देख सकते हो और आपका जो एनालिसिस है आप कर सकते हो कि कितने आपको क्वेश्चन करेक्ट आते हैं। तो ठीक है, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है, ठीक है। तो गाइज, अभी हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, करंट थ्रू द 2 ohms रेजिस्टेंस इन द नेटवर्क शोन इज व्हाट, ठीक है। क्वेश्चन को, इस सर्किट को अगर आप अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करते हो तो ये कुछ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज हमें यहाँ पे दिखाई देता है, ठीक है। इसको मैं आपको रीड्रॉ करके बताता हूँ सो दैट इसको आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज हो जाता है इस तरीके से, ओके। लेट मी रीड्रॉ इट अगेन। ये फर्स्ट रेजिस्टेंस हो गया, सेकंड, थर्ड एंड दिस वन इज द फोर्थ। एंड ये जो सेंट्रल में रेजिस्टेंस आता है, ये आता है अराउंड 2 ohms का। इसको आप शफल अप कर सकते, इसको अगर ट्विस्ट करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से सर्किट बनता है। और यहाँ पे समझ लो, यहाँ पे DC वोल्ट 5 वोल्ट हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। दिस ऑल आर 1 ohms रेजिस्टेंस, ओके, ठीक है। अब होता क्या है कि जब भी आप यहाँ पे 5 वोल्ट अप्लाई करते हो तो यहाँ पे जो 2 लेग्स है, यहाँ पे मैं हाईलाइट करके रखता हूँ, ठीक है।
इससे इक्वल करंट फ्लो होता है इंस्टेड ऑफ। देखिए मुझे बताओ 5 वोल्ट का करंट आप अगर 5 वोल्ट का आपने सोर्स लगा दिया तो यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा इस ब्रांच में से और इस ब्रांच में से वो दोनों भी इक्वल रहेगा, क्योंकि यहाँ पे लेग में क्या हो रहा है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की यहाँ पे कंडीशन बन रही है, इसलिए इसमें से कोई भी करंट जो है 2 ओम्स के रेजिस्टेंस में से फ्लो नहीं होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, दैट मीन 0 एम्पेयर। आप उसको देख के भी मार्क कर सकते हो अगर आपने इस टाइप के क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट करे तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना होगा। इसमें टोटल इंडक्टेंस पूछा गया है सीरीज कॉइल का। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले तो सीरीज एडिंग कॉइल का क्या इंडक्टेंस रहता है और अपोजिशन का क्या इंडक्टेंस रहता है, ठीक है, जो म्यूचुअली अपोजिंग रहते हैं, तो ये आपको देखना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं पोलैरिटी मार्किंग कुछ इस तरीके से यहाँ पे डॉट है, ये L2 कॉइल 10 हेनरी का है, और L3 यहाँ पे कुछ इस तरीके से डॉट मार्किंग, ठीक है, यहाँ पे रेड कलर से मार्क करके रखा है। अब आपको टोटल इंडक्टेंस निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, L इज इक्वल्स टू L1 प्लस L2 प्लस L3। ये इसके खुद के इंडक्टेंस हो गए, सेल्फ इंडक्टेंस 5 हेनरी प्लस 10 हेनरी प्लस 15 हेनरी का हम लोग इसको ऐड कर दिया, प्लस इसमें हम लोग क्या करेंगे, ट्वाइस ऑफ M12, ये ट्वाइस ऑफ M12 हो गया, प्लस ट्वाइस ऑफ M23 प्लस ट्वाइस ऑफ M13, ठीक है, ट्वाइस ऑफ M13 ये हो गया। अब यहाँ पे आप सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। L1 का हमारा कितना है 5 हेनरी है, ठीक है, प्लस L2 का कितना है 10 हेनरी है। आई विल नॉट मेंशन द यूनिट सो दैट आप इसमें कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है, प्लस 15, ओके, प्लस ट्वाइस ऑफ M12 विच इज़, देखिए अब यहाँ पे ये कॉइल है हमारा, ठीक है, ये दूसरा कॉइल है। अगर डॉट मार्किंग कुछ इस तरीके से है तो ये क्या है, सीरीज एडिंग है, करेक्ट। अगर हमारा पोलैरिटी मार्किंग, ये डॉट मार्किंग कुछ इस तरीके से आती है तो ये हमारा सीरीज अपोजिंग आता है, करेक्ट। अब यहाँ पे देख सकते हो M12 जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है बिटवीन L1 एंड L2, ये हमारा सीरीज एडिंग है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे 2 हेनरी का जो यहाँ पे इंडक्टेंस गिवन है म्यूचुअल इंडक्टेंस, इसको हम लोग प्लस ऐड करेंगे, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय हम लोग 2 ऐड करेंगे प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय M23। अब यहाँ पे M23 की बात है, अब यहाँ पे इस इंडक्टेंस के यहाँ पे पोर्शन को देखते हैं अभी हमारे पास, देखिए यहाँ पे कैसा इस तरीके से है, करेक्ट। तो ये सीरीज अपोजिंग है तो हम लोग यहाँ पे माइनस करते हैं, माइनस ऑफ 2 M23 कितना है, माइनस ऑफ 3, ठीक है, प्लस 2 इंटू M13। तो M13, अब देखिए यह फर्स्ट कॉइल और लास्ट कॉइल में हम लोग देखते हैं, ये भी कॉइल होगा और ये हमारा लास्ट कॉइल कुछ इस तरीके से, इसकी पोलैरिटी मार्किंग कुछ इस तरीके से, दैट मीन्स ये सीरीज अपोजिंग है, करेक्ट। और इसके बीच का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो है इसका वैल्यू 1 हेनरी, तो 2 इंटू माइनस 1, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो कंप्लीटली आपको L का वैल्यू आपको सिंपल है, ठीक है, 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू माइनस 3 एंड समथिंग लाइक दैट, ओके। तो 12 विल बी L इज इक्वल्स टू 26 हेनरी इसका करेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, दैट मीन्स इस टोटल इंडक्टेंस क्या हो जाएगा इस सीरीज कॉइल का, इट विल बी 26 हेनरी, दैट मीन्स कंप्लीटली इंडक्टेंस आपको इतना इक्विवेलेंट इंडक्टेंस प्रोवाइड करेगा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। देयर इज अ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ लॉजिक सर्किट गिवन बिलो। यहाँ पे कुछ लॉजिक सर्किट गिवन है जहाँ पे आपके पास नॉट गेट है, एंड गेट है एंड और गेट है, ठीक है। तब इसका फंक्शन क्या होगा, दैट मीन्स इस कंप्लीटली लॉजिक गेट का कॉम्बिनेशन का एक ही फंक्शन होना चाहिए, एक तो एक्स नॉर होगा एंड और या फिर एक्स और, इसका इक्विवेलेंट हमें पूछा क्या। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ए इनपुट हमने दिया यहाँ से, तो यहाँ पे हमारा आउटपुट क्या आएगा, देखिए नॉट गेट है, आपको पता है नॉट गेट में क्या होता है, सॉरी टू से यहाँ पे डायोड बन गया था वो, ठीक है। यहाँ पे क्या है हमारा नॉट गेट है, ठीक है। नॉट गेट में क्या होता है, अगर आप लोग ए बार देते हो तो यहाँ पे ए मिलता है, और अगर आप ए इनपुट देते हो तो आपको ए बार मिलता है, दैट मीन्स 0 का 1 हो जाता है और 1 का 0, दैट मीन्स वो इन्वर्टिंग गेट है, करेक्ट। ये तो आपको पता ही होगा, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ए बार हो जाएगा। अब यहाँ पे एंड गेट जो है, यहाँ पे हमारा ए बार आया और यहाँ पे हमारा बी इनपुट जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये आया बी, करेक्ट। तो एंड गेट का आउटपुट क्या आएगा, ए बार एंडेड विथ बी, एंड का हम लोग रिप्रेजेंटेशन इस डॉट से करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बी का है, यहाँ पे बी बार आ जाएगा और एक एज इट इज इनपुट यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या आ रहा है, बी बार और यहाँ पे आ रहा है ए, ठीक है। दैट मीन्स आउटपुट क्या आ रहा है इस केस में, एंड गेट में बी बार एंडेड विद ए, करेक्ट। अभी यहाँ पे नॉर गेट को हम लोग कुछ तरह, और गेट को हम लोग किस तरीके से लिखते हैं, ठीक है, और विल बी प्लस, ठीक है। तो ए बार एंडेड विद अ बी प्लस बी बार एंडेड विद ए। अब आपको ये पता होना चाहिए ये जो आउटपुट एक्सप्रेशन है ये हमारे एक्स और गेट का है गाइस, ठीक है, एक्स और गेट का। इसको आप दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। आप ए को वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करेगा, आपको 4 कंडीशन सॉल्व करनी पड़ेगी, बट आप इस मेथड से जाते हो तो आपको थोड़ा आंसर आपका क्विकली आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स और गेट का ट्रूथ टेबल क्या आता है, वो आता है 0 0
0 1 1 0 एंड 1 1। ये हमारे 4 इनपुट्स हो गए ए और बी के, करेक्ट। और आउटपुट y क्या मिलता है हमारा, 0 0 के लिए हमें आउटपुट 0 मिलता है, 0 1 के लिए 1 मिलता है, 1 0 के लिए भी 1 एंड 0 0 के लिए 0। आप क्या करेगा, एक एग्जांपल इसमें आप सब्स्टिट्यूट करके देखिएगा, a की वैल्यू मान लो 1 और b का वैल्यू 0, सब्स्टिट्यूट करके देखिएगा, इस तरीके से यहाँ पे 0 आएगा तो फिर 1। आप इसको सॉल्व कर सकते हो, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। हम लोग थोड़ा क्विकली चल रहा है, तो आप यहाँ पे ट्राई करिएगा कि सेशन को स्किप मत करिएगा, क्योंकि मैं सबसे कम टाइम में आपका ये सेशन कवर अप करने वाला हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग डीसी जनरेटर इज मोस्ट सुटेबल एज अ बूस्टर। यहाँ पे हमारे पास में 4 लाइक डीसी जनरेटर्स गिवन है, विच इज अ सीरीज जनरेटर, शंट जनरेटर, कंपाउंड जनरेटर एंड सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। तो इसमें से एज अ बूस्टर करके हम लोग कौन सा जनरेटर यूज़ करते हैं, तो ध्यान में रखना होगा, हम लोग सीरीज जनरेटर है वो जनरली एज अ बूस्टर करके यूज़ करते हैं। ठीक है, जो हम लोग फील्ड एक्साइटेशन जो रहती है हमारे करंट, जो फील्ड एक्साइटेशन करंट रहता है हमारे डीसी लोकोमोटिव का, रीजनरेटिव ब्रेकिंग के लिए हम लोग ऐसा यूज़ करते हैं। ठीक है, और एज अ हम लोग इसको बूस्टर भी करके भी यूज़ करते हैं, जो हमारा वोल्टेज ड्रॉप होता है, ठीक है, फीडर में। ठीक है, यहाँ पे वेरियस टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, ठीक है, वहाँ पे भी हम लोग ऐसा बूस्टर करके यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, बाकी के भी आपको फंक्शंस मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप प्रीवियस सेशंस में जाके देख सकते हैं हमारे इंडक्शन मशीन के और बाकी सेशंस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, अ मैग्नेटाइजिंग फोर्स ऑफ 800 एम्पियर टर्न्स पर मीटर विल प्रोड्यूस अ फ्लक्स डेंसिटी ऑफ व्हाट। ठीक है, मैंने आपको कल एक फॉर्मूला बताया था, बी इज इक्वल्स टू क्या होता है, म्यू इंटू एच। ठीक है, बी क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, एच क्या होता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, फील्ड स्ट्रेंथ हम लोग जिसको कह सकते हैं, म्यू क्या है हमारा परमेबिलिटी ऑफ अ मटेरियल, उस मटेरियल का परमेबिलिटी है। अब आपको म्यू का म्यू मतलब क्या होता है, ठीक है, आई लव टू इरेज दिस, म्यू इज इक्वल्स टू व्हाट, ठीक है, वो होता है म्यू 0 इंटू म्यू आर। अभी म्यू 0 क्या होता है हमारा एब्सोल्यूट परमेबिलिटी होता है, जिसका वैल्यू भी काफ़ी बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, जो है हमारा 4.2 × 10⁻⁷ एंड म्यू आर इज अ रिलेटिव परमेबिलिटी, बट हियर इन केस ऑफ अ रिलेटिव परमेबिलिटी विल बी 1। ठीक है, क्योंकि एयर की हम लोग यहाँ पे बात करें, कंसिडरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग बी का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, जो म्यू इंटू एच हमने बोला था। ठीक है, एच कितना है हमारे पास, मैग्नेटाइजिंग फोर्स 800 एम्पियर टर्न्स पर मीटर है, 800 मल्टीप्लाइड बाय हम लोग क्या करेंगे 4 पाई इंटू 10⁻⁷ करते हैं। तो इसका सोल्यूशन जो है अप्रॉक्सीमेटली 1.00 समथिंग आता है इंटू 10⁻⁻3। तो अप्रॉक्सीमेटली आप मान सकते हो कि ये हमारा 1 मिली वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फ्लक्स डेंसिटी आ जाएगा। फ्लक्स डेंसिटी दैट मीन्स बी, जिसको हम लोग नोटेट करते हैं बी से, तो ध्यान में रखना होगा। इसका यूनिट भी आपको ध्यान में रखना होगा, वेबर पर मीटर स्क्वायर है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेनली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, two basic forms of a magnetic, okay, the two basic forms of a moving iron type of voltmeter and ammeters are। देखिए ये थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन ऐसा काफ़ी बार पूछा जाता है। दो मूविंग आयन टाइप ऑफ वोल्टमीटर्स या फिर मूविंग आयन टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स के कौन से प्रकार है, कौन से टाइप्स है। दीज आर बेसिकली अट्रैक्शन टाइप एंड रिपल्शन टाइप, यू शुड रिमेंबर दिस। मैं आपको दोनों में इमेज बता देता हूँ। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। दिस वन विल बी द अट्रैक्शन टाइप और ये हो जाएगा हमारा रिपल्शन टाइप ऑफ वोल्टमीटर या फिर एमीटर कह सकते हैं, मूविंग आयन टाइप। ठीक है, मूविंग आयन टाइप है ये। ठीक है, आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, देन देयर इज अ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 7। ये भी बेसिक सा क्वेश्चन काफ़ी बार एक मार्क के लिए पूछा जा सकता है पीजीसीएल में, हालांकि काफ़ी कम चांसेस रहते हैं इसको ऐसे पूछे जाने के, बट फिर भी मैं आपको देता हूँ काफ़ी बार इसमें हम लोग स्टूडेंट्स कन्फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, इस एंड से मान लो ये हमारा ए और बी है। ठीक है, इस एंड से हमारा कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आएगा आपको पता करना होगा। अब आपको रेजिस्टेंस की जो प्रॉपर्टी पता है, ठीक है, रेजिस्टेंस अगर हमारे सीरीज में है तो उसका एडिशन होता है। ठीक है, अगर वो पैरेलल में है तो उसका हम लोग इक्विवेलेंट निकालते हैं। बट इस केस में क्या होता है, अगर कैपेसिटेंस जो है हमारे, ठीक है, वो हमारे सीरीज में होने के बाद उसको हम लोग पैरेलल जैसा बिहेव करते हैं, इक्विवेलेंट निकालते हैं। 12 इंटू, देखिए सारे पहली बात मैं आपको बताता हूँ, इसके यूनिट आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं यहाँ पे मिली फैरेड है तो यहाँ पे मिली फैरेड ही रहेगा। तो काफ़ी कबार इस तरीके से आपको माइक्रो फैरेड या फिर फैरेड ही गिवन रहता है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको नोटेशन चेंज करने रहते हैं और यही टाइप के क्वेश्चन आपको सेम देखने को मिलते हैं। बट आपको यहाँ पे जो ऑप्शन है वो गलत हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि आप ऑप्शन देख सकते हो 4 माइक्रो फैरेड भी है और 4 मिली फैरेड भी गिवन है, तो आपको अच्छी तरीके से देखना होगा। ठीक है, तो 12 माइक्रो फैरेड, 12 मिली फैरेड है और 4 मिली फैरेड है, तो हम लोग इसका इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, 12 इंटू 4/12 प्लस 4। ठीक है, तो 12 + 4 विल बी 16। मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 3 ज़ा। ठीक है, तो हम लोग एज ए इसको लिख सकते हैं कि हमारा 3 मिली फैरेड का ये है। ठीक है, हम लोग इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी, ठीक है,
3 मिली फैरेड का। अब यहाँ पे पैरेलल में हो जाएगा 3 मिली फैरेड और 9 मिली फैरेड, तो ये पैरेलल में होने के कारण हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका डायरेक्टली ऐड कर देते। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये हमारा 12 मिली फैरेड का है। करेक्ट। अब यहाँ पे ये सब भूल जाओ, आप ये एलिमिनेट कर देता हूँ मैं यहाँ पे। करेक्ट। अभी 6 मिली फैरेड एंड 12 मिली फैरेड आर इन सीरीज, सो वी हैव टू कैलकुलेट देयर इक्विवेलेंट। 6 × 12 अपॉन 6 + 12 विल बी 18। ठीक है, 1 ज़ा 3 ज़ा 4 ज़ा। ठीक है, ये 4 जो वैल्यू आई ये हमारी मिली फैरेड में, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा, बेसिक सा क्वेश्चन था। देन देयर इज अ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 8। अ 0 एम्पियर टू 50 ampere moving coil ammeter has a voltage drop of 0.1 volt across its terminal at full scale deflection. The external shunt resistance in milliohms needed to extend the range from 0 ampere to 500 ampere. हमें जो मूविंग कॉयल एमीटर है हमारे पास में, एमीटर की रेंज हमें एक्सटेंड करनी है 0 to 500 एम्पियर्स तक के। ठीक है, तो हमारा शंट रेजिस्टेंस हम लोग कितना ओम्स का यहाँ पे लगाएंगे। आपको पता है शंट रेजिस्टेंस हमारा लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस रहता है, आपको ध्यान में रखना होगा, और हम लोग इसको रेंज एक्सटेंशन करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना होगा यहाँ पे आर एम का वैल्यू क्या हो जाएगा। ठीक है, आर एम क्या है, हमारा मीटर रेजिस्टेंस है, विल बी 0.1। यहाँ पे 0.1 वोल्ट का ड्रॉप है अपॉन इसका जो आई एम का वैल्यू है, दैट मीन्स मीटर करंट, वो कितना है हमारे पास में। ठीक है, वो है हमारा 50 एम्पियर्स। ठीक है, तो इसका वैल्यू होता है 2 × 10⁻³ आर एम का वैल्यू आ गया, ये हो गया हमारा मीटर रेजिस्टेंस। आर एस एस का जो बेसिकली फॉर्मूला रहता है, जो हम लोग शंट ऐड करते हैं एमीटर के अंदर, वो रहता है RM/m-1। करेक्ट, तो आर एम का तो वैल्यू हमारे पास में आ गया। अब एम क्या हो गया है, हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो गया। ठीक है, जो प्रेजेंट फुल स्केल डिफ्लेक्शन अपॉन प्रीवियस फुल स्केल डिफ्लेक्शन। तो पे एम का वैल्यू हम लोग किस तरीके से निकालेंगे, प्रेजेंट फुल स्केल डिफ्लेक्शन कितना है हमारे पास में 500, जो हमें यहाँ पे करना है। ठीक है, और उसका प्रीवियस कितना था 50 एम्पियर्स का। ठीक है, 0 से 0 कैंसर, इट विल बी अराउंड 10। ठीक है, एम का वैल्यू 10 है कि सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे, 2 × 10⁻³ अपॉन 10⁻1। आफ्टर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, ठीक है, आपको मिलेगा 0.22 मिली ओम्स। ठीक है, 0.22 मिली ओम्स, दैट मीन्स ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, जो कि हम लोग इस एमीटर के शंट में कनेक्ट करेंगे 0.22 मिली ओम्स का रेजिस्टेंस, सो दैट ये हमारा जो एमीटर का रेंज है वो 0 to 50 एम्पियर का है, तो हमारा एक्सटेंड हो जाएगा 0 to 500 एम्पियर्स के। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, तो अभी हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है हमारा 9। द रिलेशन बिटवीन बीटा एंड अल्फा विथ रिस्पेक्ट टू द बीजेटी। बीजेटी मतलब क्या होता है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ये हमारा बीटा का वैल्यू हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा कॉमन इमीटर करंट गेन होता है। ठीक है, बीटा इज इक्वल टू, और ये रेशियो किसका रहता है, ये एग्जामिनेशन में पूछा था, मेनली ध्यान में रखा करिएगा, हर एक चीज़ है जो मैं आपको बताता हूँ। बीटा इज द रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट टू द बेस करंट। करेक्ट, कलेक्टर करंट, दैट मीन्स बीटा इज द रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ ट्रांजिस्टर्स करंट, कलेक्टर करंट टू द बेस वैल्यू ऑफ ट्रांजिस्टर्स बेस करंट। ठीक है, एंड अल्फा का वैल्यू क्या होता है, ये होता है हमारा कॉमन बेस डीसी करंट गेन, जिसका वैल्यू होता है IC/IB, और इसका रेशियो काफ़ी सिंपल है, अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, β/β+1। इसमें काफ़ी बार कन्फ्यूजन हो जाता है हमें, बीटा इज इक्वल टू अल्फा 1 - अल्फा। ठीक है, आप इस तरीके से ध्यान में रख सकते हो। अब ये प्लस और माइनस कैसे ध्यान में रखना आपको ध्यान बता देता हूँ। अल्फा इज इक्वल टू ए के बाद क्या आता है, बी, कुछ इस तरीके से आप न्यूमोनिक्स में ध्यान में रख सकते हो। अल्फा इज इक्वल टू β/β+1। ठीक है, बीटा इज इक्वल टू अल्फा/1 - अल्फा, इस तरीके से आप ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, हालांकि इसका काफ़ी कॉमन ऑब्जर्वेशंस आते हैं जिससे आप इसको ध्यान में रख सकते हो। तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर आ जाएगा, अल्फा और बीटा का ये हमारा रिलेशन करेक्ट रहेगा। ये डेफिनेट सा क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है गाइस। ठीक है, मैं आपको वेराइटी ऑफ क्वेश्चन आपको कवर करा रहा हूँ कम से कम टाइम में। और गामा मतलब क्या रहता है, ठीक है, कॉमन कलेक्टर का गेन रहता है करंट के, जिसको हम लोग किस तरीके से लिखते हैं 1/β। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 10। एनी टू टर्मिनल linear bilateral DC network can be replaced by an equivalent circuit consisting of a current source and a parallel resistors is a statement of। हम लोग कोई भी 2 टर्मिनल लीनियर नेटवर्क, लीनियर बायलैटरल DC नेटवर्क को रिप्लेस कर सकते हैं इक्विवेलेंट सर्किट, जिसमें हमारे पास में करंट सोर्स रहेगा। ठीक है, और उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस रहेगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं गाइस, इसको हम लोग कहते हैं नॉर्टन्स थ्योरम। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अब थ्योरम्स में क्या होता है, एक हम लोग जहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है जहाँ पे हमारे पास में मोर देन 1 वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, उसको हम लोग ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट में, जहाँ पे सिंगल एक वोल्टेज सोर्स रहेगा। ठीक है, प्लस माइनस, और उसके सीरीज में एक हमारा
एक रेजिस्टेंस रहेगा RTH, ठीक है। ये आता है हमारा VTH और ये होता है हमारा RTH, ठीक है। और यहाँ पे IN का वैल्यू रहता है और RN होता है नॉर्टन रेजिस्टेंस और नॉर्टन करंट, इक्विवेलेंट करंट। तो आपको ध्यान में रखना होगा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। आपको पता है सुपरपोजिशन थ्योरम और मिलीमन्स थ्योरम्स पे ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ और भी आपको अच्छी तरीके से पढ़ के जाना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, विच टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइन द मैग्नेटाइजिंग इम्पिडेंस ऑफ अ ट्रांसफार्मर। मैग्नेटाइजिंग इम्पिडेंस को फाइंड आउट करने के लिए मेनली इसमें से कौन सी टेस्ट हम लोग कंडक्ट कराते हैं, तो वो होती है हमारी ओपन सर्किट टेस्ट, ठीक है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा, विच इज अ ओपन सर्किट टेस्ट, ठीक है। और आपने देखा होगा इस ओपन सर्किट टेस्ट के द्वारा हमें जो शंट ब्रांच के इक्विवेलेंट सर्किट को पैरामीटर्स रहते हैं, जिससे हमें पता निकाल सकते हैं, हम लोग पता कर सकते हैं कि मैग्नेटाइजिंग इम्पिडेंस क्या होता है, ठीक है। आपने यहाँ पे देखा होगा जब हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट हम लोग पढ़ते हैं ट्रांसफार्मर का, ठीक है। और शॉर्ट सर्किट टेस्ट हम लोग मेनली कॉपर लॉसेज जो रहते हैं ट्रांसफार्मर में उसको पता करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, द फ्लक्स ऑन ऑफ अ DC मोटर अप्रोचेज जीरो। अगर हमारे फ्लक्स जो है DC मोटर के वो जीरो हो जाते हैं तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, आपको पता है EB क्या होता है, EB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द N/5, करेक्ट। अगर हमारे EMF कांस्टेंट है तो स्पीड जो आती है, ठीक है, N इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्लक्स, ठीक है। अगर हमारे फ्लक्स ये जीरो हो जाते हैं तो हमारी स्पीड अप्रोच करेंगे इन्फिनिटी को, ठीक है। और इस केस में हमारी मोटर जो है वो हमारे इन्फिनिट स्पीड पर रन, द मोटर विल टेंड टू रन एट इन्फिनिट स्पीड, बट ऐसी कंडीशन नहीं आती है, ठीक है। ये बंद हो जाएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। Then there is a next question which is question number 13. If a specific speed of a turbine is 800, अगर हमारे टर्बाइन की स्पीड 800 है तो टर्बाइन कौन सा होना चाहिए, ठीक है। तो ये ऐसा क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जा सकता है मेनली, तो वो होना चाहिए मेनली कपलाइन टर्बाइन। देखिए ध्यान में रखिएगा गाइस, पेल्टॉन व्हील रहता है, ठीक है, जिसका स्पीड हमारा 10 to 60 रहेगा या फिर 10 to 70 हम लोग कह सकते हैं। फ्रांसिस टर्बाइन के लिए 60 to 300, नॉट 10 to 70, ओनली 10 to 60, 60 to 300। और हमारे पास में कैप्लान आता है, ठीक है, जिसका स्पीड होना चाहिए 300 के बीच में से लेके 1000, ठीक है। ये आपको टेबल ध्यान में रखना होगा, ओके। और ये तो हो गई हमारी स्पीड। अब यहाँ पे काफ़ी कबार आपको हेड पूछ रहे थे, मतलब कितने दूर से पानी इम्पैक्ट हो रहा है। अब पेल्टॉन के लिए हम लोग क्या करते हैं, हेड का अगर हम लोग हेड की बात करते हैं 300 मीटर एंड अबाउ, ओके। तो फ्रांसिस टर्बाइन भी आता है, फ्रांसिस टर्बाइन के लिए हमारा 60 मीटर से लेके 300 मीटर का ये हेड होना चाहिए। कपलान टर्बाइन के लिए हमारा जो 2 मीटर से लेके 20 मीटर के बीच में ये होना चाहिए, ठीक है, हेड होना चाहिए पानी का, ओके। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। सो हम लोग मेनली इस स्पेसिफाइड स्पीड के लिए हम लोग कपलान टर्बाइन प्रीफर करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ओके। बढ़ते अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 14, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द सेल्फ GMD मेथड इज यूज टू एवेल्यूएट। सेल्फ GMD मेथड जो हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, वो देखिए उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल्फ GMD हम, या फिर हम लोग उसको कहते हैं GMR। GMR का फुल फॉर्म क्या होता है, ज्योमेट्रिकल मीन रेडियस। GMR हम लोग मेनली हम लोग कैलकुलेट करते हैं ईच फेज के लिए सेपरेटली, ठीक है। और सेल्फ GMD भी उसको ही हम लोग सेम कहते हैं, ठीक है। और GMR क्या रहता है, हमारा इंडिपेंडेंट रहता है स्पेसिंग बिटवीन द कंडक्टर्स, ठीक है। तो ये हम लोग मेनली इंडक्टेंस को इवेल्युएट करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। और आपको तो GMR हम लोग किस तरीके से निकालते, GMR इज इक्वल टू 0.7788 R एंड दिस R इज व्हाट, इट इज़ अ रेडियस ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। अगर हम लोग कैलकुलेशन, ठीक है, होता क्या है इस कैपेसिटेंस के कैलकुलेशन में जो इनर रेडियस रहता है हमारे कंडक्टर का वो कंसिडर नहीं करते, इसलिए हमारी जो सेल्फ GMD मेथड है वो हम लोग इंडक्टेंस को एवेल्युएट करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। और GMD का मीनिंग क्या होता है, ज्योमेट्रिकल मीन डिस्टेंस। ये हम लोग ये क्या रहता है, हमारा इक्विवेलेंट डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर्स, ओके। और ये डिपेंड करता है और सिर्फ स्पेसिंग के ऊपर ही, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, एन ओवर करंट रिले ऑफ अ करंट रेटिंग। ये ऐसा क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। ओवर करंट रिले ऑफ अ करंट रेटिंग 5 एम्पेयर एंड सेटिंग इज 150% इज कनेक्टेड टू द सेकेंडरी ऑफ CT ऑफ अ रेशियो 300:5, देन द करंट इन द लाइन्स फॉर द विच रिले पिकअप इज व्हाट। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। एक ओवर करंट रिले हमारा जिसका करंट रेटिंग है 5 एम्पियर और सेटिंग है 150% पे, जो हमने कनेक्ट कर दिया सेकेंडरी ऑफ CT को, जिसका रेशियो यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो हमें क्या पूछा गया है कि करंट कितना रहेगा लाइन्स फॉर द रिले एट विच इट विल पिकअप, ठीक है। दैट मीन्स देन द करंट इन द लाइन करंट कितना होना चाहिए वहाँ पे जब हमारा रिले पिकअप होगा, दैट मीन्स वो एक्चुएट होगा, ठीक है। यहाँ पे करंट सेटिंग हमारे पास में 150% गिवन है, ठीक है। तो हम लोग इसको 1.5 लिख सकते हैं करंट सेटिंग, करेक्ट। CT का रेशियो कितना है हमारा 300,
6:5, करेक्ट। और रेटेड सेकेंडरी करंट कितना आ जाएगा हमारा 5 एम्पियर, करेक्ट गाइज। अब हमारा पिकअप वैल्यू ऑफ करंट कितना रहेगा, ठीक है, पिकअप वैल्यू ऑफ करंट रहेगा हमारा रेटेड सेकेंडरी करंट मल्टीप्लाइड बाय ये रेटेड सेकेंडरी करंट ही हमारा 5 एम्पियर, ठीक है, 5 एम्पियर मल्टीप्लाइड बाय हम लोग क्या करेंगे उसका पिकअप वैल्यू, उसका जो करंट का सेटिंग है, और करंट का सेटिंग हमारा 150% है, जिसको मैंने आपको बताया था 1.5, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 7.5 एम्पियर, करेक्ट। अगर यहाँ पे 7.5 एम्पियर के लिए जो प्राइमरी ऑफ सिटी में करंट कितना होना चाहिए वो हम लोग निकाल सकते हैं गाइस आसानी से, 300/5 मल्टीप्लाइड बाय हम लोग किसको करेंगे मल्टीप्लाइड 7.5, तो इसका वैल्यू आता है, ठीक है, 450 एम्पियर, ठीक है। दैट मीन्स द करंट इन द लाइन फॉर द विच रिले विल पिकअप इज 450 एम्पियर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। Then there is the next question, which is question number 16. Fusing factor is the ratio. Fusing factor ये किसका रेशियो है? It is the ratio of fusing current upon current rating of a fuse. फ्यूजिंग करंट अपॉन करंट रेटिंग ऑफ द फ्यूज, ठीक है। और फ्यूजिंग फैक्टर जो रहता है फ्यूज का वो आपको ध्यान में रखना होगा, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, करेक्ट। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर का। ऐसा क्वेश्चन पूछा सकता है, इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1 0 या फिर ग्रेटर देन लेस देन 1, ये ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसलिए सेशंस को आप जो भी मैं आपको बताता हूँ 20 क्वेश्चंस के सेशन में मैं आपको मोर देन 40 क्वेश्चंस आपको कॉन्सेप्ट के माध्यम से आपको बताते रहता हूँ, तो इसलिए आपको ध्यान में रखना होगा, हर एक सेशन को आपको स्किप नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। द ब्रेकडाउन दैट ऑकर्स इन अ रिवर्स बायस कंडीशन इन अ नैरो जंक्शन डायोड इज नोन एज। नैरो जंक्शन डायोड में जो भी ब्रेकडाउन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं गाइस? जेनर ब्रेकडाउन, एवलांचे ब्रेकडाउन, ईदर या फिर रिवर्स ब्रेकडाउन। आप इसको पॉज करके खुद मार्क करके देखिएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, जेनर ब्रेकडाउन हम लोग उसको कहते हैं गाइस। आपको ध्यान में रखना होगा एवलांचे ब्रेकडाउन और जेनर ब्रेकडाउन में मेजर डिफरेंस क्या है कि जेनर ब्रेकडाउन हम लोग हेवीली डोप डायोड में होता है, हेवीली डोप्ड डायोड में ये परफॉर्म होता है, और एवलांचे जो ब्रेकडाउन होता है वो लाइटली डोप्ड डायोड में होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और एवलांचे ब्रेकडाउन में हमारा जंक्शन डिस्ट्रॉय हो जाता है कंप्लीटली, बट इस केस में जेनर डायोड में जैसे जेनर ब्रेकडाउन होता है उस केस में हमारा जंक्शन डिस्ट्रॉय नहीं होता है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। और जेनर ब्रेकडाउन ही हमारा काफ़ी लो रिवर्स पोटेंशियल पे होता है, परफॉर्म होता है, इट इज़ परफॉर्म होना, मतलब ये काफ़ी लो रिवर्स पोटेंशियल पे हो जाता है। और एवलांचे ब्रेकडाउन हमारा मेनली काफ़ी हाई रिवर्स पोटेंशियल पे ये हमारा परफॉर्म हो जाता है, ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना होगा, ओके। तो जो ब्रेकडाउन होता है दैट ऑकर्स इन अ रिवर्स बायस कंडीशन इन अ नैरो जंक्शन डायोड इज नोन एज अ जेनर ब्रेकडाउन। ऑप्शन है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर का। ये क्वेश्चन आपको काफ़ी बेसिक से लग रहे होंगे गाइस, बट आपको मैं बता दो इस तरीके से क्वेश्चन आपको काफ़ी बार घुमा फिरा के एग्जामिनेशन में मेनली पूछे जाते हैं, और ऑप्शंस कुछ इस तरीके से रहते हैं, ठीक है। आपको पता है ब्रेकडाउन तो होता है, लेकिन आपको जेनर ब्रेकडाउन है, एवलांच है, या फिर हम लोग इस तरीके से इधर और मार्क करके आ जाता है, और यही आपके बेसिक क्वेश्चन जो रहते हैं आपको गलतियां करा के आपको सिलेक्शन से दूर कराते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। काफ़ी सीरियसली आपको क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ना रहता है। Then there is next question, which is question number 18. The volume of conductor material required in the 3-wire DC system is dash times that of required in a 2-wire DC system. 2-wire DC system से ज़्यादा 3-wire DC system में कितना वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर हमें रिक्वायरमेंट रहती है? तो ये है हमारी 1.25, ठीक है, टाइम्स ऑफ, यहाँ पे आपको मैंने चार्ट मेंशन करके रखा है। DC वायर 2 सिस्टम में कितना लगता है 1, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 1.25। AC सिंगल फेस 2 वायर सिस्टम में 2/cos² थीटा। ये आपको टेबल अच्छी तरीके से पढ़ के जाना होगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19। एलिमिनेशंस पे ऊपर आपको काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, मेनली आपको ध्यान में रखना होगा। लिमिनस इंटेंसिटी का यूनिट क्या है? वो है हमारा कैंडेला, ठीक है। लिमिनस इंटेंसिटी का यूनिट क्या है? वो हमारा कैंडेला। आपको मेनली लिमिनस फ्लक्स, लिमिनस इंटेंसिटी, लिमिनस या फिर लुमिनस एक्जिटेंस, ये इसके जो वैल्यूज़ है, इसके जो यूनिट्स है आपको ध्यान में रखना रहता है, और इसके सिम्बॉल्स भी आपको मेनली पूछे जाते हैं, ठीक है, काफ़ी बार। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। Then there is a next question, which is question number 20. What is the peak factor of a sawtooth wave? sawtooth wave का peak factor क्या है आपको पता करना रहता है। काफ़ी बार आपको स्क्वायर वेव का पूछा जाता है, हमारा ट्रायंगुलर का पूछा जाता है, पर आपको ध्यान में रखना होगा sawtooth wave का peak factor है हमारा 1.732। ऑप्शन
सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है √3 या फिर 1.732 इज द पीक फैक्टर ऑफ अ सॉटूथ वेव। आपके लिए मैंने आपको टेबल मेंशन करके रखा है, साइन वेव, ट्रायंगुलर, स्क्वायर और सॉटूथ के आरएमएस वैल्यू, पीक फैक्टर और फॉर्म फैक्टर आपको मेनली पूछा जाता है एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन इस तरीके से। तो आपको अच्छी तरीके से इसको पढ़ लेना है और याद में रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। ये थे गाइस टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन पीजीसीएल डिप्लोमा ट्रेनर, हालांकि बाकी एग्जामिनेशन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। नेक्स्ट सेशन के लिए मैं आपको क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ, इसको RAB के इक्विवेलेंट आपको रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। इसका करेक्ट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा गाइस, ठीक है। आशा करता हूँ आपको आज का सेशन समझ में आएगा। आपको हमारे जो मॉक टेस्ट मैंने एप्लीकेशन पर डिज़ाइन किया उसको भी जाके अटेम्प्ट करना होगा और उसका रिस्पॉन्स आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। इस सेशन को आपके दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। कोई भी दिक्कत आती है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आप हमारे चैनल कोचिफाई को यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो और इलेक्ट्रिकल को यहाँ पे भी क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो। जो मैंने आपको नॉन टेक्निकल की सेशन बताया था उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने होगी। नए 50 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। हैव अ नाइस डे।